जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्त शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ इस साइंस का प्रैक्टिस से। आज का पहला कोट्स क्या है कि ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। तो खुद से कहिए और शुरू कीजिए, पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ये रेडियन प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। किसमें? कोणीय वेग को रेडियन प्रति सेकंड में। यदि बात करें ये चक्रण प्रति मिनट, तो इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। और आपको पता होगा कि हर्ट्ज किसकी मात्रक है? आवृत्ति की। किसकी? आवृत्ति की मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये चक्रण प्रति मिनट हर्ट्ज यानी आवृत्ति का मात्रक हो गया, रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग का मात्रक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड का गति को क्या कहा जाता है? तो स्थिर गति वाले पिंड को कहा जाता है समान वृत्तीय गति। क्या कहा जाएगा? समान वृत्तीय गति। यदि बात करेगा असमान वृत्तीय गति की, तो ये असमान वृत्तीय गति क्या हो जाएगा? अस्थिर गति। क्या? अस्थिर गति कहेगा तो हो जाएगा असमान वृत्तीय गति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि बात करें आपको धातु का, तो धातु का मतलब क्या हो गया? चालक। और चालक की बात करेगा तो चालक का ताप बढ़ाते हैं तो इसको एक याद रखिए रिलेशन क्या होता है कि मतलब रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी कि रेसिस्टेंस को यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि धातु क्या है? धातु है चालक, और चालक है तो इसका हम क्या बढ़ा रहे हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो ताप भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यदि बात करेगा उपधातु की, किसका? उपधातु। उपधातु की बात करेगा या अर्धचालक की बात करेगा तो वो क्या होता है? वो होता है उल्टा, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं 1/t होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक को बढ़ाएंगे तो एक घट जाएगा। तो ये उपधातु के लिए या अर्धचालक के लिए हम कह सकते हैं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ये हो जाएगा चालक के लिए, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी ये हो जाता है अर्धचालक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो ये करंट की उपस्थिति का ज्ञान उत्पन्न प्रभावों से, क्योंकि उसमें चुंबकीय प्रभाव भी हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं उसमें जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसी से हम करंट की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। करंट ना तो चमकता है, ना चालक का रंग बदलता है, ना चटकने की आवाज ध्वनि सुनाई देती है। अब बहुत ज्यादा यदि करंट हो जाता है तब चटकने की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन थोड़ा बहुत मान चलिए बैटरी से आपको करंट लग रहा है, बैटरी में करंट है तो चटकने की आवाज उसमें सुनाई देगी नहीं। जब बहुत बड़ा हाई पावर पर यदि मान चलिए कि रहता है करंट तभी चटकने की आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्पन्न प्रभावों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन पदार्थ के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए इसमें है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि ये सभी जो है सब्लिमेट पदार्थ है, मतलब कह सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन सभी में होता है। कपूर में भी होता है, नेफ्थलीन में होता है, अमोनियम क्लोराइड में होता है। इसके अलावा भी और भी हैं जिसको याद रखिए, जैसे हो गया अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन। इसके अलावा जैसे हो गया आपको आयोडीन। क्या हो गया? आयोडीन हो गया, या एंथ्रासीन की बात करेगा। क्या इसका? एंथ्रासीन की बात करेगा। तो ये सब क्या है? या फिर आपको सिर्फ गंधक भी दे सकता है। गंधक यानी कि कपूर को ही गंधक बोला जाता है। ठीक है, कपूर को गंधक। तो इस प्रकार से याद रखिए कि कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद आयोडीन, एंथ्रासीन, गंधक, ये सब क्या है? ये सब ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं और इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक है कौन नहीं है। तो आप इसमें से किसी भी के बारे में यदि आएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। गंधक हो गया, आयोडीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, उसके बाद कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्या कि दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो देखिए दाब बढ़ाने से कह रहा है, तो दाब बढ़ाने से क्या होता है? दाब बढ़ाएंगे तो ये क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, और दाब को घटाते हैं तो क्वथनांक भी घट जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्या ऑप्शन की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा देखिए 536 कैलोरी प्रति ग्राम होगा। क्या होगा? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। देखिए इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से क्वेश्चन बनता है आप देखिए। जैसे पूछ दिया कि आपको बर्फ का, किसका? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा की बात करेगा, स्पेसिफिक हीट की बात करेगा,
स्पेसिफिक हीट की बात करेगा तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका कितना होता है 3.36 गुने 10 पर पावर 5 और जूल प्रति केजी। क्या होता है? जूल प्रति केजी होता है। तो इस प्रकार से याद रखिए बर्फ की गलन उष्मा का मान कितना होता है 3.36 गुने 10 पर 5 जूल प्रति केजी। उसके बाद देखिए बर्फ के अलावा पूछता है जल का वाष्पन की, क्या? जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान होता है 2.25 गुने 10 पर पावर कितना 6 जूल प्रति केजी। क्या? जूल प्रति केजी। तो कह सकते हैं जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान 2.25 गुने 10 पावर 6 जूल प्रति केजी होता है, ये याद रखिए। उसके अलावा देखिए और भी इसमें या तो आपको कैलोरी में भी पूछेगा तो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और जल के विशिष्ट कह सकते हैं कि जल के विशिष्ट उष्माधारिता की बात करेगा तो उष्माधारिता की जब बात करेगा तब होगा 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। ठीक है, तो 4200 जूल प्रति केजी केल्विन ये होता है किसका? ये होता है जल की विशिष्ट उष्मा। किसका? वाटर की विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट के बारे में कह सकते हैं कि धारिता होती है। ठीक है, धारिता होती है, कैपेसिटी। इस प्रकार से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो देखिए ये यांत्रिक ऊर्जा की एक कह सकते हैं रूप है, क्योंकि देखिए कंपन क्या है, कह सकते हैं कि ध्वनि एक कंपन है लेकिन कंपन ऊर्जा नहीं। क्या है? ध्वनि एक प्रकार की कंपन है लेकिन कंपन ऊर्जा नहीं। ऊर्जा लगा दिया इसलिए ये गलत हो गया। तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि कंपन भी क्या है? कंपन भी एक यांत्रिक ऊर्जा है। तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा होगा। क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र कार्य करता है। तो संधारित्र किसमें कार्य करता है? देखिए आपको इसमें से 3 क्वेश्चन, सबसे पहले में तो इसका तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? एसी एवं डीसी दोनों पर। तो इसमें 3 उदाहरण आप याद रखिए। जैसे कि आपको पूछ दिया जाए कि केवल एसी की यदि बात करें तो इसमें होता है ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है? ट्रांसफार्मर होता है। और यदि आपको बात करें केवल डीसी की, किसका? केवल डीसी की बात करेगा तो ये हो जाएगा बैटरी। क्या? ये होता है बैटरी। और बात करें आपको एसी या डीसी, तो एसी या डीसी की बात करेगा तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कैपेसिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपेसिटर, जिसको हम लोग संधारित्र बोलते हैं, संधारित्र। इस प्रकार से याद रखिए। तो यदि सिर्फ एसी की बात करेगा तो सिर्फ एसी किसका होगा? सिर्फ एसी में हो जाएगा ट्रांसफार्मर। केवल डीसी की बात करेगा तो बैटरी। एसी या डीसी की बात करेगा तब क्या हो जाएगा? संधारित्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 बिलियन है। क्या? 3 बिलियन XYZ का पीएच मान क्रमशः 2 है, 11 है और 7 है। तो कहा इनके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो सबसे अधिक इसमें देखेंगे कि आयन की सांद्रता किसमें होगा। तो देखिए सबसे अधिक जो है इसमें यहां पर आ रहा है पहला 2, तो सबसे अधिक अम्लीय देखिए 2 है। उसके बाद सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? उसके बाद 7 होगा। और उसके बाद क्षारीय कौन सा होगा? उसके बाद क्षारीय होगा 11। तो हम कह सकते हैं इसमें X पहले होगा, Z होगा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर होगा। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से बी सही है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब हम कह सकते हैं कि H+ आयन देता है, कौन सा? अम्ल देता है। एसिड रहता है तो एसिड H+ आयन देता है। तो हम यही कह सकते हैं कि जो एसिडिक होगा हाइड्रोजन आयन वही होगा। तो ज्यादा एसिडिक कौन है? 7 है। उसके बाद कौन सा है? सबसे ज्यादा है 2, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11। तो हम कह सकते हैं पहले X है, फिर Z है और फिर Y है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। देखिए जितना माइनस पावर रहेगा लिखा हुआ समझ लीजिएगा उतना ही इसका पीएच मान होता है, यानी कि 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणविक है? कौन सा परमाणु बहुपरमाणुविक है? देखिए फास्फोरस, इसको P2 या P4 में लिखा जाता है। तो P4 या P2 हो गया तो ये बहुपरमाणुविक हम कह सकते हैं, लेकिन तुलना इससे करना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन कौन सा दिया हुआ है। आर्गन, देखिए आर्गन को कभी भी पेयर में नहीं लिखा जाता, आर्गन अकेले रहता है। या हीलियम की बात करेगा तो भी, तो हीलियम और आर्गन के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा है। तो इसमें ये दोनों अकेले ही लिखा रहता है, इसमें 2 भी नहीं लगता है जैसे H2 होता है। और क्लोरीन के बारे में बात करेगा तो Cl2, ये हमेशा 2 के फॉर्म में लिखा जाता है। और गंधक की बात करेगा तो S8 होता है। तो यही हो गया इस ऑप्शन के अनुसार डी हो जाएगा सबसे ज्यादा बहुपरमाणु। यदि यहाँ पर गंधक नहीं रहता, कुछ हीलियम रहता या कुछ रहता, तब हम क्या मार सकते थे? P4 यानी कि फास्फोरस मार सकते थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि गंधक S8 होता है, इसलिए बहुपरमाणुविक या इसे माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है?
कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है। तो देखिए सोडियम कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। तो देखिए इसमें से सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यही है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो CO3 है, तो इसमें CO2 ही निकलना चाहिए था। CO3 है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें याद रखिए क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो कहीं से नहीं निकलता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेगा तो ये गाड़ियों से निकलता है, और हाइड्रोजन की बात करेगा तो ये तो कहीं से निकलता है। हाइड्रोजन जब हम किसी भी धातु पर यदि कोई चीज की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए वायु के साथ अभिक्रिया नहीं, देखिए रजत मतलब हो गया ये मतलब कह सकते हैं चांदी, प्लेटिनम इसके साथ तो करता है ये रिएक्शन। स्वर्ण और रजत ये भी करता है, सोना और चांदी दोनों करता है, क्योंकि अंडे के साथ करवाते हैं कैल्शियम के साथ ये कर लेता है, फिर ब्लैक हो जाता है ये रजत वाला। ठीक है, या ये भी कहा जाता है कि चांदी के चम्मच से जैसे अंडे नहीं काट कर खाना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो चांदी के बने हुए रहते हैं उससे अभिक्रिया करके काला हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण और प्लेटिनम ये दोनों जो है अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि कहा जाता है यह मुक्त अवस्था में रहता है। क्या मुक्त अवस्था में रहता है, यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए कोट वाला है, मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें से दो भी पता रहेगा तो पूरा इसका आंसर पता कर सकते हैं। देखिए इसमें से देखिए जल गैस और कोल गैस तो बहुत ही ज्यादा याद रखिए। जल गैस की बात कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस इसमें जल गैस है तो इसमें हाइड्रोजन होता है H2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए इसके ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन डी में है। क्या यानी कि डी का ए हो जाएगा, डी का एक हो जाएगा। तो देखिए डी का एक किसमें है, दो में है, बी में भी है, सी में भी है, तो अभी पता नहीं चला। अब देखिए सीएनजी, देखिए मीथेन और इथेन सीएनजी में होता है, तो इसका मतलब है कि एक का 3 होगा, तो एक का 3 देखिए किसमें है, एक का 3 है किसमें, सी में हो जाएगा। यानी कि 2 पता चल गया, तो इससे पता चल गया कि डी का 1 और एक का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो गया। अब इसमें देखिए सभी को पता चल जाएगा। एलपीजी में देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये हो गया। कोल गैस की बात करेगा तो कोल गैस क्या होगा, हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, और जल गैस की बात करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और उसके बाद बच गया सीएनजी मीथेन और इथेन हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेलिएबल जो है यह डैश के गुण को दर्शाता है। तो मेलिएबिलिटी मतलब हो गया जिसे पीट करके पतली चादर बना सकते, तो हम ऐसा तो धातु के साथ ही कर सकते हैं कि पीट करके उसको पतली चादर बना सकते हैं, किससे, धातु को। तो इस प्रकार से मेलिएबिलिटी गुण किसमें होता है, धातु में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कूट का मिलान करना है। अब इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए पेट्रोलियम ईथर पैराफिन मोम है, उसके बाद एस्फॉल्ट और कोक है, गैसोलीन है। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं पेट्रोलियम ईथर पैराफिन मोम ये सब देखिए, पैराफिन मोम का उपयोग होता है मरहम एवं कॉस्मेटिक में, यानी कि क्यू का 4 होना चाहिए। तो क्यू का 4 किसमें है, तो क्यू का 4 एक ही ऑप्शन में है, बी में, किसमें, बी में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें से मिलान करना है, पेट्रोलियम ईथर किसका होगा, तो पी का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी का 2 हो जाएगा कि कह सकते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए क्या किया जाता है, पेट्रोलियम ईथर का प्रयोग किया जाता है, और पैराफिन मोम में मरहम और पट्टी कॉस्मेटिक में करते हैं। उसके बाद इसका देखिए आर का क्या हो जाएगा, आर का 3 हो जाएगा, किसमें, छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोल में करते हैं। फॉस्फेट और कोक का प्रयोग, कोक जो बनता है मतलब कह सकते हैं लकड़ी का कोयला रूप धारण कर लेता है तो उसी को कोक बोला जाता है। और गैसोलीन की बात करेगा तो गैसोलीन क्या है, एक प्रकार का ईंधन है। क्या है, गैसोलीन ईंधन है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान करना है। तो देखिए डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो डायनामाइट हो गया ये अल्फ्रेड नोबेल द्वारा खोजा गया। उसके बाद डायनमो की बात करेगा तो डायनमो माइकल फ्राइडे हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा, जे थॉमसन, और प्रोटॉन की बात करेगा तो रदरफोर्ड। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि पी का 3, क्यू का 2, आर का 1 और एस का 4, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से, तो फ्रेऑन गैस देखिए प्रशीतक के रूप में फ्रेऑन का प्रयोग करते हैं, और टेट्राएथिलेट को एंटीनॉक के रूप में उपयोग करते हैं।
तो आप देखिए 2 मिल गया, यानी कि ए का 2 होना चाहिए। तो ए का 2 किस में है, तो ए का 2 डी में है, सिर्फ डी में है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो गया, यानी कि फ्रीऑन गैस प्रशीतक हो गया। बी का 1 यानी टेट्राएथिल एंटीनॉक यानी अपस्फोटक रोधीकारक हो गया। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात करेगा तो ये किस में प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करेगा तो ये अग्निशामक में प्रयोग करते हैं, किसमें, अग्निशामक में प्रयोग करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 का। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखिए कौन सा, देखिए माचिस में दे दिया है पोटेशियम क्लोराइड, नहीं। माचिस में कौन सा होता है, लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, लाल फास्फोरस की प्रयोग करते हैं, लाल फास्फोरस। तो इस प्रकार से यही आंसर गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए मैग्नीज हाइड्रोक्साइड ये शुष्क सेल में करते ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में ही होता है, और द्रव अमोनिया जैसे परमाणु बल, ये हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा और प्रैक्टिस बना रहेगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।